बहुत ही बढ़िया तरीके से एक एक करके सारी बातें जानेंगे ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ये सारे कॉलेज हम क्यों बता रहे हैं? इसलिए क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई करने के बाद कई सारे बच्चों का कैरियर बहुत बढ़िया हुआ है। कोई भी एक भाषा का आप चयन कर लीजिए, उसी भाषा से संबंधित आपको कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। सिलेबस यहाँ पर एनसीईआरटी का जरूर रहता है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का लेवल थोड़ा सा हाई रहेगा। केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंदर जो खास कॉलेज आते हैं, अगर वहां पर आपको नामांकन चाहिए तो आप CUT UG के एग्जामिनेशन देते हो। हेलो विद्यार्थियों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग इस वीडियो के जरिए जानेंगे कि CUT UG की तैयारी कैसे कर सकते हैं 2025 के लिए। बहुत ही बढ़िया तरीके से एक एक करके सारी बातें जानेंगे ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। बाकी बातें अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप मुझे चैट सेक्शन के अंदर बता देना पूरी वीडियो देखने के बाद। अब यहां पर समझिएगा कि CUT UG क्या है। ये सारी बातें आप लोग जानते ही हो कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, एक ऐसा मौका दिया जा रहा है क्लास 12वीं पास होने वाले बच्चों को, या फिर जो बच्चे अभी 2025 में बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हैं। ये दो तरह के बच्चे हो सकते हैं, मतलब क्लास 12th पास भी हैं या क्लास 12th इस बार 2025 में देने वाले हैं, चाहे तो आप स्टेट बोर्ड से हो या सेंट्रल बोर्ड से हो। मतलब यहां पर कोई दिक्कत तो होने वाली नहीं है कि आप किस बोर्ड से हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि जब अलग अलग केंद्रीय विश्वविद्यालय के एग्जामिनेशन की बात किया जाए ना, तो पहले अलग अलग हुआ करता था, लेकिन अब NTA के जरिए जो UGC के अंदर आता है, तो अब ये पूरी तरीके से सारे विश्वविद्यालय जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, अब एक ही साथ इनके एग्जाम कंडक्ट होते हैं, जो कि NTA कंडक्ट करती है, जिसको हम बोलते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब ये NTA कई तरह के एग्जामिनेशन लेता है। तो यहां पर हम जो है आगे अगर जाने कि सर CUT आखिर में है क्या, तो देखो सीधी सीधी बात करता हूं, अलग अलग केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए अलग अलग एग्जामिनेशन आपको नहीं देने पड़ते। मात्र आप एक परीक्षा दे करके अच्छा स्कोर करके बेहतरीन कॉलेज के साथ पढ़ाई कर सकते हैं। हां, इतना आसान है। लेकिन क्या सिलेबस रहने वाला है, कैसे हम इसकी तैयारी कर सकते हैं, आखिर किन किन बातों को ध्यान रखना होता है, और अभी से हम कैसे तैयारी कर सकते हैं, इन सभी के ऊपर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आप ये जानिए कि कई सारे कॉलेज हैं देश के अंदर में जो कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर में बहुत ज्यादा फेमस कॉलेज कौन सा है, तो यहां पर देखोगे श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स के बच्चों का सबसे पसंदीदा कॉलेज, यानी कि श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की बात कर रहे हैं। तो यहां पर देखोगे नेक टीम के द्वारा जो इसे कह सकते हैं ग्रेड किया गया है वो है A++। इसका मतलब है इस कॉलेज का प्रदर्शन बहुत अच्छा है और इसी के हिसाब से इसको ग्रेड भी किया गया है। और यहां पर हालांकि कई सारे क्राइटेरिया होता है इसे ग्रेड करने का, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हो इस ग्रेडिंग के आधार पर ही कि सर एक बहुत ही बढ़िया कॉलेज है। ठीक है ना। कई सारे बच्चे यहां पर पढ़ने के बाद और यहां से पढ़ाई करके निकलने से पहले ही बहुत अच्छा प्लेसमेंट पा भी लेते हैं, यानी कि एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है। जो बच्चे इस वक्त क्लास 12वीं में हैं और अपियरिंग में, मतलब 2025 में उन्हें कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जामिनेशन देना है। ठीक है, किसी भी बोर्ड से, किसी भी स्टेट बोर्ड के हो या फिर सेंट्रल बोर्ड के हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात कि यहां पर और भी बहुत सारे कॉलेज हैं, जैसे कि रामजस कॉलेज, ग्रेडिंग इनका देख लो। ये ग्रेड के अंदर ये भी आता है जो कि नेक टीम के द्वारा ग्रेड किया जाता है। तो रामजस कॉलेज भी बच्चों का पसंदीदा कॉलेज में से ही होता है। उसके अलावे और भी कॉलेज हैं, जैसे देख लो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ही आता है हंसराज कॉलेज। यहां पर ये सारे कॉलेज हम क्यों बता रहे हैं, इसलिए क्योंकि यहां पर पढ़ाई करने के बाद कई सारे बच्चों का कैरियर बहुत बढ़िया हुआ है। सो इसलिए इन सारी चीजों को अब हम आगे डेप्थ में समझने वाले हैं कि सर CUT के अंदर में हमें कैसे तैयारी करनी होगी, किन किन बातों को ध्यान रखना होगा, सिलेबस क्या है, परीक्षा कब होती है, ये सब कुछ हम लोग इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। तो यहां पर इनका ग्रेडिंग की अगर बात किया जाए तो ये भी है A++ में ही, यानी कि बिल्कुल श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की तरह ही इसे भी ग्रेड किया गया है। अब यहां पर समझेंगे अलग अलग तरीके से सारी बातें, जैसे कि सिलेबस क्या है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहने वाला है, उसके बाद कट ऑफ क्या होता है, मतलब कि हमें कम से कम कितना स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद एग्जामिनेशन डेट, यानी कि कब इसकी परीक्षा होती है, यह भी तो पता होना चाहिए कि हम जिसकी तैयारी कर रहे हैं
आखिर में उसकी परीक्षा होगी कब, तो इसका कुछ तो एक्सपेक्टेड डेट होगा। मैं मानता हूं कि एक निश्चित तारीख नहीं होगी पहले से तय, लेकिन कुछ तो एक्सपेक्टेशंस ऐसा होगा कि सर इस महीने में होने की संभावना है या इस महीने में। तो ये सारी बातें आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं। आइए समझते हैं सिलेबस से। सबसे पहले आप ये समझो कि सिलेबस को प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहां पर देखिएगा सब कुछ जो यहां पर बातें हैं वो अस्पष्ट है। आप देख लीजिए 3 अलग अलग भागों में ऐसे कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले भाषा यानी कि लैंग्वेज का चयन करना है। क्या सर ये वही लैंग्वेज होगा जो हमने क्लास 12वीं के अंदर रखा हुआ है? अगर कोई हिंदी मीडियम का बच्चा है तो क्या वो हिंदी ही रखेगा? कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा है तो क्या वो इंग्लिश ही रखेगा? क्या ये जरूरी है? ये जरूरी नहीं है। मतलब अभी आप अगर हिंदी मीडियम में अपनी तैयारी कर रहे हैं तो यहां पर ये एग्जामिनेशन पास करने के लिए आप चाहे तो अंग्रेजी भाषा का भी चयन कर सकते हैं और आप चाहे तो हिंदी भाषा का भी चयन कर सकते हैं। मतलब थोड़ा सा और डिटेल में बताते हैं। क्लास 12वीं में अभी आप हिंदी माध्यम से अर्थशास्त्र, लेखाशास्त्र, व्यवसाय अध्ययन और गणित की तैयारी कर रहे हैं और इसके अलावा कई सारे सब्जेक्ट आपके हो सकते हैं आपके इंटरेस्ट के आधार पर। लेकिन मान लीजिए कि आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं और आपको लगता है कि सर हम सीयूटी एग्जामिनेशन देना चाहते हैं इस बार, तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो यहां पर हम कह रहे हैं कि कई सारी भाषाएं हैं, 13 भाषा में आप किसी भी एक भाषा का चयन करके परीक्षा दे सकते हैं। तो यहां पर हम कह रहे हैं 2 भाषाएं बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं और बच्चे इसका चयन भी करते हैं, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। तो यहां पर कोई भी एक भाषा का आप चयन कर लीजिए, उसी भाषा से संबंधित आपको कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है ना? दूसरी बात क्या है? डोमेन पेपर। सिर्फ डोमेन पेपर क्या होता है? अगर मैं आपसे यह कहूं कि आपको रुचि किस विषय में ज्यादा लग रहा है, मतलब आपका मन, ध्यान, दिल, धड़कन सब किधर जा रहा है, आप कहोगे सर मेरा तो फेवरेट इकोनॉमिक्स है, कोई बच्चा कहेगा सर मेरा फेवरेट अकाउंट है, कोई बच्चा कहेगा सर मेरा फेवरेट तो मैथमेटिक्स है। तो यहां पर मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि आपका जो भी पसंदीदा विषय है और जिसमें आप अच्छा लगातार प्रदर्शन करते ही हैं और आपको लगता है कि फ्यूचर में हमें ऐसे ही विषय आगे और पढ़ना चाहिए, तो आप क्या करोगे? उन्हें ही प्रायोरिटी के बेस पर आप इस प्रकार से 3 विषय चयन कर लीजिए। प्रायोरिटी के बेस पर कहने का मतलब जो आपको सबसे ज्यादा पसंद लगता है विषय और जिसमें आप आगे कैरियर भी बनाना चाहते हैं, तो उसे टॉप लेवल पर रखिए। ठीक है, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, इस प्रकार से आपने सजा करके रख दिया। जब आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए कहा जाएगा ना सीयूटी का, तो आप वहां पर डोमेन पेपर के अंदर में मैक्सिमम 3 पेपर का चयन कर सकते हैं। क्लियर? अब देखो यहां पर तीसरा बात आता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे पहले जनरल टेस्ट के नाम से जाना जाता था, लेकिन अभी जो कुछ नई बातें निकल करके आई है उसमें यह कि अब हम लोग जनरल टेस्ट ना कह करके इसको क्या बोलेंगे? जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। अब इसमें क्या है, ये सभी बच्चों को देना जरूरी है। देखिए यहां पर बहुत सारे जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, वो हो सकता है कि केवल आपका जो नामांकन है वो इस आधार पर आपको दे दे कि आपने यहां पर कैसा प्रदर्शन किया है। हालांकि बहुत सारे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं वो ये भी देखेंगे कि आपका डोमेन पेपर में स्कोर क्या है, क्योंकि आपका पसंदीदा विषय तो यही है, इसका मतलब इसमें आपका स्कोर बढ़िया होना चाहिए। ठीक है, तो उनका डिमांड क्या है, यानी कि यूनिवर्सिटी या फिर आपका कॉलेज किस तरह का स्कोर डिमांड करता है इन सारे पेपर में। ठीक है ना? तो यहां पर ये बातें हो गई। हां सर, हमें ये तो समझ आ गया कि अब सीयूटी के अंदर में हमें 3 तरह के पेपर देने पड़ेंगे, लैंग्वेज पेपर, दूसरा डोमेन पेपर और तीसरा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये 3 पेपर है, बात समझना। अब जनरल टेस्ट के अंदर में क्या बातें हैं, यहां पर जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, ये सब सारे सवाल किए जाते हैं आपसे। ठीक है ना? मतलब जो कंपटीशन एग्जामिनेशन में होता है ना, वही सारे सवाल आपको यहां पर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर मैं कहूं कि कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। कितने क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन। उसके बाद डोमेन पेपर के अंदर में चूंकि आपने मैक्सिमम कितना चयन कर लिया है, 3 विषय का, तो प्रत्येक पेपर के अंदर आपको कितने देखने को मिलेंगे? 50 क्वेश्चन इसमें भी है, ऐसे में कर देता हूं, 50 क्वेश्चन यहां पर है, उसी प्रकार से 50 क्वेश्चन मैथमेटिक्स में भी होगा, है ना? और 50 क्वेश्चन आपका फिर इसी प्रकार से अकाउंट पेपर के अंदर में होगा। ठीक है, तो यहां पर आप अपने हिसाब से विषय का चयन करना, ये तो मैंने उदाहरण के लिए लिखा हुआ है। ठीक है ना? बातें समझ आ गई। अब यहां पर देखिएगा, भाषा में से दोनों में से, यानी कि हिंदी, इंग्लिश, इसके अलावा 13 भाषाएं टोटल है जिसमें कि आप परीक्षा दे सकते हैं, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा ही।
लेकिन मोस्ट पॉपुलर जो बच्चे रखते हैं वो इंग्लिश और हिंदी रखते हैं। ज्यादातर बच्चों को मैंने देखा है जो इंग्लिश मीडियम से अपनी प्रिपरेशन करते हैं वो भी हिंदी का चयन कर लेते हैं, और जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो भी इंग्लिश का चयन कर लेते हैं। तो हां, ऐसा कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर समझिएगा कि परीक्षा का प्रारूप या फिर एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहने वाला है, किस तरह से हमें परीक्षा देनी होगी। तो सबसे पहली बात है कि आपने देख लिया कि 5 पेपर आपका हो जा रहा है। सिर्फ 5 पेपर कैसे हो जा रहा है? देखो, हमने शुरुआत में कहा कि एक लैंग्वेज पेपर है, एक डोमेन पेपर है, एक जनरल एप्टीट्यूड है। ठीक है ना? यहां पर बातें मेरी समझना, यानी कि एक पेपर यहां से 13 जो भाषाएं हैं, 13 भाषा, उसमें से एक रहेगा कोई ना कोई, एक यहां से हो गया। उसके बाद डोमेन पेपर में आप मैक्सिमम 3 पेपर का चयन करेंगे तो 3 यहां पर हो गया, 3 और 1 कितना, 4। और जनरल एप्टीट्यूड का एक कितना हो गया, 5। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि आपके पास कुल मिलाकर के 5 पेपर हो जाएंगे, और पांचों पेपर से संबंधित आपको क्या पूछा जाएगा, एमसीक्यूज पूछा जाएगा। यानी कि यहां पर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं रहने वाला है, सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, बहुविकल्पीय प्रश्न। यानी कि 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे एक क्वेश्चन के साथ में। अब बताइए चारों में से कौन सा सही जवाब है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, यानी कि मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस। किस पर आधारित होगा? एनसीईआरटी सिलेबस पर बिल्कुल आधारित होगा। यानी कि अभी जो आप क्लास 12th पढ़ रहे हो या फिर आपने क्लास 12th पास कर लिया है, तो एनसीईआरटी जो क्लास 12th के लिए है उसी आधार पर आपको सभी विषयों से संबंधित एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। सर कितने एमसीक्यूज? तो प्रत्येक पेपर के अंदर में आपसे 50 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। ध्यान रखना, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस ही केवल पूछे जाएंगे। अब इसमें से एक बात और क्लियर कर लीजिए, ये जो एमसीक्यूज होगा ना, एमसीक्यूज वो बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम से थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलेगा। सारे कंसेप्ट वही रहेंगे, सारे क्वेश्चन वही रहेंगे, लेकिन लेवल वाइज की बात कर रहे हैं हम। ठीक है ना? पूछने का जो तरीका होता है बोर्ड पेपर से थोड़ा सा लेवल अप रहेगा। बात समझ आई है या नहीं? दूसरी बात, सर इसमें अगर मान लीजिए कि हमने 50 प्रश्न में से 50 सही कर दिया तो एक पेपर में कितने अंक? तो देखो, वैसे मैं नहीं बताऊंगा, इस प्रकार से मैं बताऊंगा कि अगर आपने एक पेपर के अंदर, एक पेपर में 50 एमसीक्यू है, तो किसी भी एक क्वेश्चन को अगर आप सही जवाब देते हैं, किसी भी पेपर में से एक क्वेश्चन का सही जवाब देते हैं, तो एक सही जवाब देने पर आपको मिलेंगे 5 अंक, सीधा 5 अंक। यानी कि बोर्ड पेपर की तरह नहीं है यहां पर कि 1 अंक मिलेगा एक प्रश्न के लिए। एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपने सही कर दिया तो 5 अंक मिलेंगे। ऐसा इसलिए चूंकि मैंने आपसे क्या कहा कि सिलेबस यहां पर एनसीईआरटी का जरूर रहता है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का लेवल थोड़ा सा हाई रहेगा। मतलब मॉडिफाई करके ऐसे पूछेगा जैसे आपको लगेगा कि सर ये जाना पहचाना है, और चारों में से चारों ऑप्शन लगता है कई बार सही है, जबकि उनमें से कोई एक ही सही होता है। ठीक है? तो यहां पर कंफ्यूज आपको करने की वो पूरी कोशिश करेगा। तो जिस बच्चे का कंसेप्ट क्लैरिटी रहेगा ज्यादा, बहुत अच्छे से कंसेप्ट को निचोड़ करके पढ़ा हुआ है, ऐसे बच्चे ही स्कोर बहुत बढ़िया कर लेते हैं। क्योंकि आधार क्या है? एनसीईआरटी, जो आपने क्लास 12th में पढ़ा है। बात समझ आया? अब यहां पर देखो, अगर किसी भी एक प्रश्न का जवाब गलत आपने दे दिया तो आपका अंक भी कट जाएगा, 1 नंबर, है ना? मतलब सही प्रश्न दिया है, सही जवाब दिया है एक प्रश्न का तो 5 अंक, और किसी एक प्रश्न का उत्तर गलत दे दिया तो 5 में से 1 नंबर कट जाएगा। उदाहरण के लिए बताता हूं, मान लीजिए कि 50 प्रश्न आपसे पूछा गया, 50 में से क्या किया आपने? पहला प्रश्न का जवाब दिया है बिल्कुल सही, कितने नंबर मिल गए आपको? 5 नंबर। दूसरा प्रश्न आप जब हल करने के लिए गए तो पता चला कि उत्तर आपने गलत दिया है, तो भाई साहब जो 5 अंक लाए हो ना, उसमें से 1 अंक आपका कट जाएगा। यानी कि आपने कितना अंक लाया है? मात्र 4। समझ पाए? तो इस तरीके से आपका अंक कटता है। क्लियर? अब देखो आगे आते हैं। अब एग्जामिनेशन डेट के बारे में आप लोग पूछोगे, उससे पहले ही मैं आपसे बता दूं कि एग्जाम डेट जो होता है जनरली ऐसा तय किया जाता है ताकि सभी जो स्टेट बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड के एग्जामिनेशन होते हैं क्लास 12वीं के लिए वो समाप्त हो जाए, और उसके बाद आपके पास भरपूर समय रहता है। क्योंकि क्लास 12वीं का आप रिजल्ट का वेट कर रहे होते हो एग्जाम कंप्लीट होने के बाद, और वो जो रिजल्ट आपकी बन रही होती है बोर्ड पेपर का, उधर वो तो अलग कहानी चल रही है, लेकिन उसी बीच में आपका ये एग्जाम कंडक्ट हो जाता है। समझ पाए? यानी कि 12वीं का स्टेट बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड जो आपने क्लास 12th के लिए दे दिया, अब रिजल्ट का वेट कर रहे हैं,
उसी बीच में आपका ये जो है CUT यूजी का एग्जामिनेशन हो जाता है। जनरली मई में इसका एग्जामिनेशन होता है, जैसे कि पिछले वर्ष का ये रिकॉर्ड हम आपको दिखा रहे हैं कि 2024 में जो एग्जामिनेशन हुआ था वो मई में हुआ था। हालांकि मई की कहानी थोड़ी सी अलग थी कि यहां पर 2 तरीके से एग्जामिनेशन लिए गए थे, क्योंकि बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा थी। बहुत सारे बच्चे अवेयर हो रहे हैं इस चीज के बारे में कि हाँ एक अच्छा मौका है, केंद्रीय विश्वविद्यालय में उनके कॉलेजेस के अंदर पढ़ने का मौका मिलेगा। तो यहां पर बहुत सारे बच्चों की संख्या लगातार बढ़ रही है, उनकी रुचि या फिर उनके अंदर जागरूकता दिख रही है। तो ऐसे में बच्चों की संख्या ज्यादा हो गई थी, तो 2 तरीके से एग्जामिनेशन लिया गया था। पेन पेपर की मदद से, जहां पर आपको OMR शीट दे दिया गया था, 4 विकल्प हैं, कोई एक जो सही है उसको रंग दीजिए, ठीक है। तो यह तरीका अपनाया गया था। तो मोड क्या था? पेन पेपर का। दूसरा अब देखोगे 21 मई, उसी प्रकार से 22 मई, 24 मई, 2024 तक की बात कर रहे हैं। 2024 में जो परीक्षा हुआ था उसकी बात कर रहे हैं कि पेन पेपर की मदद से भी लिया गया था। और यहां पर देखोगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि CBT मोड कहते हैं इसको, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो ये CBT मोड होता है और एक होता है पेन पेपर मोड, ठीक है ना। लेकिन बच्चों की संख्या ज्यादा होने की वजह से ऐसा किया गया था, ध्यान रखिएगा। तो अब दोबारा से न्यूज खुल करके ये आ रहा है सामने कि UGC ने दोबारा से कहा है कि अब जितने भी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जाएंगे CUT UG के लिए वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होगा। मतलब पेन पेपर वाला मोड हट गया, ठीक है। क्योंकि इसमें थोड़ी सी जो है क्लैरिटी ये नहीं आ पाती है कि किस बच्चे का प्रदर्शन अच्छा है या खराब है। क्यों? क्योंकि ऑफलाइन में एग्जामिनेशन देना वो एक्सपीरियंस अलग होता है बच्चों का, और ऑनलाइन में देना ये एक्सपीरियंस अलग होता है। इसीलिए दोबारा से ये चीजें रिकंस्ट्रक्ट किया गया और ये बताया गया कि अब सारा का सारा जो एग्जाम होगा वो CBT मोड होगा। सभी बच्चों को कंप्यूटर पर बैठ करके ही एग्जामिनेशन देने होंगे, ठीक है। आगे बातें समझिए। अब यहां पर अगर कोई बच्चा और भी डिटेल जानकारी चाहता है तो आप तो मुझे चैट में पूछ ही सकते हो। इसके अलावे आप देखोगे NTA का ये वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट www.nta.ac.in। आप इस पर विजिट करके पूरी जानकारी ले सकते हो। आप जब चाहो तब जाकर के यहां पर विजिट करो और आसानी से सर्च करो, बहुत सारी चीजें आपको यहां पर मिलेगी, ठीक है ना। अब आइए आगे। अब यहां पर समझिएगा कि न्यूज जो आ रहा था 27 जनवरी 2025 को, ये न्यूज आप देखोगे तो ये छप करके आया है इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में। क्या लिखा गया है? ध्यान दीजिए। क्या कह रहे हैं कि CUT UG का एग्जाम जो है वो मे बी यानी कि हो सकता है हेल्ड इन मई। कब हो सकता है? मई में हो सकता है। और किसने जो है वो रिजल्ट की बात करी है ना। एग्जामिनेशन तो ठीक है मई में हो जाएगा और जून में रिजल्ट भी आ जाएगा, इसकी भी बात हो रही है। मतलब ये संभावित है कि मई में आपके एग्जामिनेशन हो जाएंगे CUT UG का, और उसके बाद जून में ये रिजल्ट भी अपना जारी कर देगा। किसने कहा है? UGC चेयरमैन ने कहा है, ठीक है ना। UGC का मतलब आप जानते ही हो, यहां पर अंडर ग्रेजुएट क्या होता है? तो कमीशन। ये बातें ध्यान रखोगे। यहां पर अंडर ग्रेजुएट ग्रांट कमीशन इसकी बात करते हैं। तो आप एक बार ध्यान से समझो कि पूरा का पूरा जो एग्जामिनेशन लिया जाएगा वो किस आधार पर होगा? तो सिर्फ और सिर्फ CBT मोड होगा। हमने आपसे पहले ही कहा CBT मोड में होगा। यहां पर पूरी तरीके से बातें बता दी गई है। क्योंकि अब ये रिकमेंड किसने किया है ऐसा? तो एक कमिटी तैयार की गई थी जिसको लीड कर रहे थे इसरो के चेयरमैन डॉक्टर राधाकृष्णन, और उनके अगुवाई में ही ये सारी चीजें आपको बताई जा रही है कि आप CBT मोड में ही अब CUT UG की परीक्षा दोगे। क्लियर ना? चलो अब यहां पर समझिएगा और भी बातें। सर ये CBT मोड क्या होता है? तो CBT मोड कहने का मतलब है आपको कंप्यूटर इस प्रकार से दिया जाएगा, नहीं घर डिलीवर नहीं किया जाएगा। आपका जब एग्जामिनेशन डेट आ जाएगा ना, मतलब आपने फॉर्म फिलअप कर लिया, ठीक है कर लिया, फी दे दिया, हाँ फी भी लगेंगे, किसी बच्चे का 1000 रुपया, किसी बच्चे का 700 रुपया, ऐसा लगता है कैटेगरी वाइज, ठीक है। वो मैं आपको आगे अपडेट कर दूंगा जब इसके डेट आ जाएंगे, ठीक है ना। CUT का जब डेट आएगा ना कि कब से एग्जाम फुल करना है नहीं करना है, तो वो सब सारी चीजें मैं आगे आपको बताऊंगा। यहां पर जब आपके पास एडमिट कार्ड आता है तो एडमिट कार्ड में ही सेंटर आपको बताया जाता है कि आपका सेंटर यहां पर है या यहां पर है, यहां पर है, ठीक है ना। वैसे तो आपको सिटी चुनाव करने के लिए दिया जाता है कि आप किस जगह पर सेंटर चाहते हो, मतलब परफेक्ट आपको नहीं बताया जाता, आपसे सिटी पूछा जाता है कि किस शहर में अपना सेंटर लेना चाहते हो, तो आप प्रायोरिटी वाइज 3 सेंटर बता देते हैं। उसके आधार पर ही जब बच्चों की संख्या देख ली जाती है
तो आपके चॉइस के हिसाब से ही वहां पर सीट अलॉट कर दिया जाता है। समझ पाए? तो यहां पर आपके पास एक सिस्टम होगा, ठीक है, सेंटर पर ही, और वहां पर आपको रफ पेज और पेपर भी देता है ताकि आप रफ करके फिर यहां पर सही जवाब टिक कर सकें, क्लिक कर सकें, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा काम ऑनलाइन हो रहा होता है। ध्यान देना, यहां पर पूरी ट्रांसपेरेंसी होती है, चोरी नहीं कर सकते, ध्यान रखना। और इसके अलावे पहले क्या होता था, तो ये दोनों मोड को अपनाया गया था, यानी कि पेन पेपर मोड और सीबीटी मोड दोनों को कब अपनाया गया था? 2024 के एग्जामिनेशन के लिए। क्यों? क्योंकि बच्चों की संख्या ज्यादा थी इसलिए। अब समझो, यहां पे आपने समझ लिया सीबीटी मोड क्या है। अब आपके कुछ खास खास सवाल रहते हैं कि सर ये सीयूटी की परीक्षा कौन लेता है, तो हम आपसे कह रहे हैं दोबारा से एनटीए कंडक्ट करवाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। यही जो है नीट की परीक्षा भी लेता है, और जो टीचर बनते हैं यानी कि प्रोफेसर बनते हैं पीएचडी करने के लिए जूनियर रिसर्च फेलोशिप होता है जेआरएफ, उसका एग्जामिनेशन भी ये एनटीए ही कंडक्ट करती है, ठीक है। इसके अलावा यहां पर देखो, क्या सीयूटी यूजी की परीक्षा सभी के लिए अनिवार्य होता है? क्या सर हम नहीं देना चाहते तो कोई जबरदस्ती है क्या? नहीं, अगर आप नहीं देना चाहते तो नहीं भी दे सकते हैं। तो सर एडमिशन मेरा कैसे होगा? आप स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ एडमिशन करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंदर जो खास कॉलेज आते हैं, अगर वहां पर आपको नामांकन चाहिए तो आप सीयूटी यूजी के एग्जामिनेशन देते हो। क्लियर? बहुत सारे स्टेट यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी कहते हैं कि अगर आपके पास सीयूटी यूजी का स्कोर बहुत बढ़िया है, ठीक है, और मुझे लगता है कि आपके जैसे कैंडिडेट को रखना चाहिए, तो वो भी आपको एडमिशन दे सकते हैं। बात समझ आई? मतलब 12th के स्कोर के आधार पर भी आपका एडमिशन हो रहा होता है और सीयूटी यूजी के स्कोर के आधार पर भी। लेकिन सीयूटी में अच्छा स्कोर करते हैं तो अच्छा कॉलेज आपको मिल जाता है, क्योंकि अच्छे कॉलेज कहने का मतलब क्या है? प्लेसमेंट के चांसेस या फिर आपकी कैरियर सेट होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्लियर हुआ? अब देखो यहां पर क्या कह रहे हैं कि सीयूटी यूजी की परीक्षा केवल उन छात्रों के लिए अनिवार्य है जो केंद्रीय विश्वविद्यालयों और सीयूटी स्कोर के आधार पर अपना बेहतरीन संस्थान में प्रवेश लेना चाहते हैं, एंट्री लेना चाहते हैं, ठीक है ना। तो उन बच्चों के लिए यह है। बाकी विषय अगर बाकी कोई बच्चा नहीं देना चाहता, ठीक है, तो उनके लिए सिर्फ एक विकल्प है, ठीक है, ऑप्शन है केवल कि हाँ सीयूटी की एग्जामिनेशन आप दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। क्या हिंदी माध्यम का? ये भी मेरे पास एक सवाल आया था, तो मैंने इसको भी शामिल कर लिया है। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर मैं हिंदी मीडियम से हूं तो क्या सीयूटी की परीक्षा दे सकता हूं? भाई साहब देखो, सीयूटी का उद्देश्य तो पहले समझो। सीयूटी खुद ही कहता है कि हम उन बच्चों के मदद के लिए आए हुए हैं जो बच्चे खास करके ग्रामीण क्षेत्र के थे, वो पीछे रह जाते थे, कंपटीशन उनके सामने होता ही नहीं था, उनको लगता था कि भाई साहब मैं तो झेल ही नहीं पाऊंगा, कहां सेंट्रल यूनिवर्सिटी सेंट्रल बच्चे होते हैं जो केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहे होते हैं, और हम कहां ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूल में, तो हमारा कंपटीशन उसके साथ में कैसे होगा? भाई साहब एनटीए का ये जो फंडा है बिल्कुल सही है। अब ये कह रहे हैं क्या कि चाहे तो आप किसी भी क्षेत्र में रह रहे हो, आप अपने देश के अंदर किसी भी कोने में रह रहे हो, खास करके तो इनका कहना है कि जो रिमोट एरिया में रहते हैं, रिमोट एरिया कहने का मतलब जो बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, अगर वहां का कोई बच्चा है तो हम उसी के लिए तो ये एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं, उनको मौका दे रहे हैं कि भाई साहब आप यहां पर स्कोर बढ़िया करो और आगे निकल जाओ और आप अच्छा कैरियर सेट कर लो, ठीक है। देखो तो हाँ, मेरा कहना है कि हिंदी मीडियम के विद्यार्थी भी सीयूटी यूजी की परीक्षा दे सकते हैं। हिंदी माध्यम के लिए विद्यार्थियों को हिंदी भाषा में ही उनको प्रश्न उपलब्ध करवा दिया जाता है, यानी कि जब आपको कंप्यूटर दिया जाएगा ना एग्जामिनेशन में, तो वहां पर जो आपके प्रश्न खुल करके आएंगे वो हिंदी मीडियम में भी आएंगे और इंग्लिश मीडियम में भी आएंगे। अब कहेंगे सर दोनों मीडियम में क्यों? देखो कई बार ऐसा होता है कि हिंदी मीडियम में टाइपिंग मिस्टेक हो गई, तो एनटीए खुद कहता है कि जो अंग्रेजी में लिखा हुआ है वो सही होगा, फिर मतलब थोड़ा बहुत कहीं कहीं एरर आता है, हर जगह नहीं। तो इस प्रकार से आपने भाषा समझ लिया। कुल मिलाकर के जो परीक्षा है वो 13 भाषाओं में आप दे सकते हैं, लेकिन 13 ही भाषा में नहीं देना है, किसी एक भाषा में देना है, ठीक है ना। तो यहां पर इन 13 भाषाओं के साथ यानी कि अंग्रेजी, हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, इसके अलावा उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, इन सभी भाषाओं में परीक्षा आयोजित की जाती है। आप इसके अंदर शामिल हो सकते हैं अपने इंटरेस्ट के आधार पर, अपनी रुचि के आधार पर। एक सवाल और कि सर सीयूटी यूजी की परीक्षा पास होने के लिए कम से कम कितना लाना होगा?
यानी कि कट ऑफ क्या होता है। तो देखो डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर में, डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी का चयन किए हुए हैं, चुनाव किए हुए हैं रजिस्ट्रेशन करवाते समय या फॉर्म फिलअप करते समय, ठीक है ना। तो हर एक बोर्ड के लिए, सॉरी हर एक कॉलेज के लिए और हर एक विश्वविद्यालय के लिए उनके कट ऑफ अलग अलग होते हैं और सब्जेक्ट वाइज भी ये डिफर करता है। इसके अलावा कैटेगरी वाइज भी डिफर करता है, कुछ बच्चे जनरल में आते हैं, कुछ बच्चे ओबीसी में आते हैं, कुछ बच्चे जो वो फिर जो है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंदर आते हैं। तो यहां पर हम कहते हैं कि आप इसकी चिंता ना करो, आप सिर्फ चिंता करो कि क्लास 12th में जितने भी आपने पेपर पढ़े हैं उन पेपर को आप स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। चलिए आगे देखिए, तो यहां पर कोई भी न्यूनतम अंक तय नहीं किया गया है। जैसे बोर्ड एग्जामिनेशन में होता है क्या कि आपने 33% अंक हासिल कर लिया टोटल में से तो आप पास हो गए बोर्ड में, ठीक है। तो पास होने के लिए वो न्यूनतम स्कोर होता है, लेकिन यहां पर कोई भी ऐसा न्यूनतम सीमा तय नहीं है कि आप कितना लाएंगे तो पास होंगे। डिपेंड किस पर करेगा, नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं, कौन सा सब्जेक्ट आपका है, किस विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हो, किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, और फिर कैटेगरी वाइज बहुत सारी चीजें डिफर करती है। क्लियर। अब देखिए आगे, सीयूटी यूजी की परीक्षा के लिए न्यूनतम आयु सीमा और अधिकतम आयु सीमा क्या है, यह सवाल मुझसे जो है कई बार पूछा गया है। तो इसमें कोई लिमिट नहीं है एज की। क्यों? क्योंकि मैंने फिर से कहा, आपको दोबारा से कह रहे हैं कि एनटीए का मकसद क्या है। एनटीए का मकसद है बच्चों को एक अच्छा विकल्प देना कि भाई साहब तुम्हारे पास ये ऑप्शन है और तुम अगर पढ़ने में ठीक हो, मौका तुम्हारे लिए है। समझ पाए? मतलब आप पहले से ही तैयार अगर हो, क्लास 12वीं में जो चीजों को पढ़े हुए हो, अगर उसी से संबंधित एमसीक्यूज आपसे पूछा जाए, अगर आपने सही तरीके से उसका जवाब दे दिया, स्कोर बढ़िया हो गया, तो लो, ये तुम्हारा जो सपना था हकीकत बदल लो। तो यहां पर सपने भी पूरे होते हैं। आगे देखो, तो वही कह रहे हैं कि किसी भी आयु वर्ग के विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, बशर्ते ध्यान रखना होगा कि 12वीं कक्षा में वो पास हो, यानी कि उत्तीर्ण कर चुके हैं, या फिर जो बच्चे अभी 2025 में हैं, जिनका एग्जामिनेशन अभी बोर्ड एग्जामिनेशन हुआ नहीं है, क्या वो बच्चे नहीं दे सकते? हाँ, वो भी दे सकते हैं। यानी कि आप अपियरिंग में हैं या 12th पास कर चुके हैं, दोनों तरह के बच्चे इस एग्जामिनेशन में शामिल हो सकते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, सर इस परीक्षा में किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, तो मैंने ये आपको पहले ही बता दिया कि सिर्फ और सिर्फ आपसे मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस पूछा जाता है, एमसीक्यूज पूछा जाता है। मैं सारी बातें एक ही वीडियो के अंदर आपको डिटेल में इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको बाकी अन्य किसी वीडियो से कुछ भी देखने सुनने की आवश्यकता ना पड़े, ठीक है ना। आगे देखो, अब यहां पर कुछ मैंने जो है वो ऐसे ऐसे टॉपिक शामिल कर दिए हैं जो कि नई रिपोर्ट खुल करके आया है। ध्यान से देखिएगा, यूजीसी ने सीयूटी यूजी 2025 की परीक्षा में कई बदलावों की घोषणा कर दी है। देखिए कुछ कुछ नए नए चेंजेस हुए हैं और अपडेटेड बातें मैं आपसे कह रहा हूं, ध्यान रखना। कह रहे हैं कि छात्र अधिकतम जो है वो 5 विषयों का चयन कर सकते हैं, जिसकी जानकारी मैंने आपको पहले ही दे दिया, ठीक है। तो अधिकतम 5 विषयों का आप चयन कर सकते हैं। क्या सर ये 5 सब्जेक्ट वही हो सकता है जो हमने क्लास 12th में रखा है? तो भाई साहब ऐसा पहले सिस्टम था, अब ये बदल गया। दूसरी अपडेट सुनो ध्यान से, कह रहे हैं कि छात्र सीयूटी में उन विषयों का चयन कर सकते हैं जो उन्होंने क्लास 12वीं में नहीं चुने थे। यानी कि 12th में जो सब्जेक्ट आपका नहीं भी था, उस विषय का भी आप चयन करके आगे की पढ़ाई कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छी बात है, यानी कि अब आपको पूरी तरीके से आजाद कर दिया गया है कि जो मर्जी तुम अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, जो मर्जी तुम्हारा जहां पर भी इंटरेस्ट लग रहा है, जिस सब्जेक्ट में आप चुनाव कर सकते हो। कोई बच्चा चाहता है सर मैं आर्ट करना चाहता हूं, हाँ कलाकारी। कोई बच्चा सिंगिंग में है, कोई बच्चा जो है वो अलग किसी जो वो कंपटीशन के लिए तैयारी करना चाहता है। कंपटीशन मतलब क्या कि किसी भी अन्य जो वो मुद्दे को लेकर के वो जानना चाहता है, सर मैं इस फील्ड में जाना चाहता हूं, मैं फैशन डिजाइनिंग में जाना चाहता हूं, जाओ ना, ऑप्शन तो मिला हो आपको। चल आगे देखिए, कह रहे कि सभी परीक्षाएं प्रति पेपर यानी कि 1 घंटे की होगी। 50 क्वेश्चन एक पेपर में 1 घंटा दिया जाएगा, यानी कि 50 क्वेश्चन के लिए आपके पास कितने मिनट होंगे? 60 मिनट। मतलब एक क्वेश्चन के अंदर में 1 मिनट से अधिक का समय आपके पास होगा। लेकिन ध्यानपूर्वक दोबारा से कह रहा हूं कि क्लास 12th में जो आपने पूरा का पूरा पढ़ाई किया है, उसी कंसेप्ट के आधार पर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, बस पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। बस इस बात को ध्यान रख करके अभी जितना ज्यादा हो सके एमसीक्यूज हल करने की कोशिश अगर करते हैं तो आपका डोमेन पेपर साथ साथ में तैयार
हो जाएगा। बाकी आप लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड की टेस्ट कब कर लेना, क्लास 12वीं पास करने के बाद, या फिर क्लास 12th एग्जामिनेशन जब दे लोगे, कंप्लीट सारे पेपर हो जाएगा बोर्ड पेपर का, उसके बाद आप जनरल एप्टीट्यूड और भाषा की तैयारी कर लीजिएगा। आपके पास 1.5 से 2 महीने तक का पूरा समय रहेगा, ठीक है ना। यहां पर देखो, छात्रों को अब सभी विषयों में 50 प्रश्न हल करने होंगे। पहले ये अलग अलग था, तो आप इसको समझे या ना समझे कोई फर्क नहीं, क्योंकि ये पुराना रिकॉर्ड पुराना ही रहने दीजिए। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर से लिखेंगे मिलकर नई कहानी। बस ये जोश जुनून अपने दिलों में रखना है और अपनी तैयारी करनी है। तो अब सभी विषयों में आपको 50 प्रश्न ही पूछे जाएंगे और 50 के 50 प्रश्न आपको हल करना होगा। कोई भी यहां पर आप छोड़ करके तो नहीं आ सकते। क्लियर? आगे देखिए, यहां पर ध्यान से देखो, कह रहे कि सभी प्रश्न जो है अगर आप हल करते हो तो एक पेपर के अंदर कितने अंक हो जाएंगे, क्योंकि हर एक प्रश्न कितने अंक का है, 5-5 अंक का है। और सभी यहां पर प्रश्न कहने का मतलब क्या, 50 प्रश्न है। तो 50 प्रश्न अगर है 5-5 अंक का, ठीक है, 5-5 अंक का, तो इस प्रकार से कितने अंक हो गए, 250 अंक हो गए एक पेपर के अंदर। एक पेपर के अंदर कितना है, 250 अंक। और कितने विषय का चयन करेंगे आप, 5। तो यहां पर 5 विषय जोड़ दीजिए और, ठीक है ना, 5 विषय हैं। अब 5 विषय के लिए आप यहां पर फिर से मल्टीपल कर लो एक बार, आपको पता चल जाएगा कि हां सर यहां पर मुझे समझ आ गया कि यहां पर कितना हो जा रहा है, ये हो गया 0, यहां पर हो जा रहा है 25, और यहां पर कितना हो जाएगा 10 और 2 12, यानी कि 1250 अंक। हाँ, 1250 अंक का आप पूरा पेपर देकर के आओगे, ठीक है ना। ये बातें क्लियर हो गई। अब यहां पर देखिए, कह रहे कि सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे जो एनसीईआरटी सिलेबस पर आधारित होंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया, प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक होंगे। लेकिन अगर आप कोई उत्तर गलत देते हैं तो एक प्रश्न अगर आपने गलत उत्तर दिया है तो 1 अंक आपका कट जाएगा। क्लियर? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिएगा और भी कुछ बातें हैं। पहले क्या था, ये 33 भाषाएं, ध्यान रखना 33 भाषा है, लेकिन परीक्षा जो है 13 भाषाओं में, जैसे कि अंग्रेजी, हिंदी, असमिया, बंगला, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, और इसी प्रकार से पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये 13 भाषाएं जो है इसमें परीक्षा आपकी आयोजित की जाएगी। सर अभी कहा था 33 भाषा, तो हाँ, जो 20 भाषाएं हैं अब उसकी परीक्षा नहीं होने जा रही है, ध्यान देना। कह रहे कि शेष 20 भाषाओं जिनमें की विदेशी भाषाएं भी शामिल थी, ठीक है, चाइनीज वगैरह भी था, फ्रेंच वगैरह भी था, तो अब यहां पर कह रहे हैं कि दाखिले यानी कि एडमिशन किसके आधार पर होगा, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि GAT, जो मैंने आपको बताया था ना। यहां पर ध्यान देना, दोबारा से कह रहे हैं, यहां पर जो मैंने आपसे कहा था कि जनरल एप्टीट्यूड में स्कोर आपका चेक किया जाएगा, तो आप दोबारा से यहां पर मेरी बातों पर ध्यान दीजिए कि हां अभी आपको स्कोर बेहतर करना होगा। किन पेपर में, GAT में। अगर आपको शेष 20 विषयों भाषाओं में एडमिशन चाहिए तो, यानी कि ये जो 20 भाषाएं हटा दी गई है, इनकी परीक्षाएं अभी नहीं ली जाएगी, तो किस आधार पर इन भाषाओं में एडमिशन तो ले सकते हैं लेकिन परीक्षा नहीं होगी। तो कैसे आपका एडमिशन होगा, तो जनरल एप्टीट्यूड में स्कोर बढ़िया करना होगा। समझ गए होंगे। चलिए आगे क्या कह रहे हैं कि जनरल टेस्ट को अब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के रूप में डिजाइन कर दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, पहले हम लोग जनरल टेस्ट बोलते थे, अब क्या बोलेंगे, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बोलेंगे। अब देखो ध्यान से, कह रहे हैं क्या, यूजीसी ने 6 पेपर जैसे कि एंटरप्रेन्योरशिप, टीचिंग एप्टीट्यूड, फैशन डिजाइन या फिर फैशन स्टडीज, टूरिज्म या फिर लीगल स्टडीज और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की जो है वो पूरी तरीके से इन 6 विषयों को बंद कर दिया है। क्यों? रीजन भी दिया है कि अब इन विषयों में दाखिले किसके आधार पर होंगे, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के आधार पर होगा। उसमें आपका प्रदर्शन कैसा है। क्या सर इन परीक्षाओं को, इन चीजों के लिए परीक्षा नहीं लिया जाएगा? नहीं, इन पेपर्स की परीक्षा नहीं होगी, क्योंकि बच्चों की संख्या बहुत कम है और ऐसे में समय और जो रिसोर्सेस होते हैं उसकी बर्बादी को देखते हुए ऐसा स्टेप लिया जाता है कई बार। तो यही किया गया असल में कि बच्चों की संख्या इन सारे क्षेत्रों में बहुत कम है और ऐसे में इनके एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं किए जाएंगे। लेकिन अगर आप इन विषयों में जो है वो रुचि रखते हैं तो हां आपका एडमिशन हो जाएगा अपनी पसंदीदा कॉलेज के अंदर में। लेकिन उसके लिए
जनरल एप्टीट्यूड में स्कोर बढ़िया करना होगा। ठीक है, तो ये बातें आपने समझ लिया है। चलिए अब यहां पर जो पिछला कुछ रिकॉर्ड है वो मैं आपको दिखा देता हूं, खास करके इकोनॉमिक्स के बच्चों के लिए। तो मैं आपको यहां पर हिंट दे रहा हूं, ध्यान देना कि इकोनॉमिक्स का कोड है 309। यहां पर देखोगे आप क्या क्या लिखा गया है। सबसे पहला बात लिखा गया है इकोनॉमिक्स और बाद में लिखा गया है क्या, बिजनेस इकोनॉमिक्स। मतलब यहां से आपको सवाल किया जा जाता है। तो यहां पर बच्चों की संख्या असल में कितनी है, बच्चों की संख्या जो टोटल रजिस्ट्रेशन हुआ था वो देखोगे यहां पर 2 लाख से ज्यादा बच्चे थे। ठीक है, 2 लाख से ज्यादा। अब ध्यान से देख लो, 2 लाख से ज्यादा, 2,14,056 बच्चे ने रजिस्ट्रेशन केवल किया था। लेकिन एपियर कितने बच्चे हुए, यानी कि एग्जामिनेशन कितने बच्चों ने दिया, तो यहां पर उन बच्चों की संख्या है 1,84,136। तो इस प्रकार से आपने समझ लिया होगा कि लगभग यहां पर जो गैप है वो थोड़ा सा ज्यादा भी दिख रहा है। लेकिन हां, अब अवेयरनेस आ रही है, कुछ बच्चे रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और एग्जामिनेशन देने नहीं जाते, कहीं उनके पसंद के हिसाब से सेंटर नहीं मिला या फिर कुछ ऐसी घटनाएं हो गई घर में या फिर आस पड़ोस में, तो वो फिर एग्जाम छोड़ देते हैं, ऐसा होता है। तो इसलिए जो रजिस्टर्ड बच्चे थे वो यहां पर 2 लाख से ज्यादा था, लेकिन 1,84,136 बच्चे ने जो है वो एग्जामिनेशन दिया था। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको ये डेटा सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप समझ पाएं कि बहुत सारे बच्चे जो है वो आपकी तरह घर पर केवल बैठ करके पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी कैरियर की भी चिंता कर रहे हैं, एक अच्छे कॉलेज के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं। ठीक है ना। अब यहां पर ध्यान से सुनिए, जो आप लोग हमेशा कहते हैं सर कट ऑफ कितना होगा, स्कोर कितना करना होगा, किस पेपर के लिए या फिर किस कैटेगरी के लिए बात कर रहे हो इस पर डिपेंड करेगा, किस कॉलेज के लिए बात कर रहे हो इस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, इसके अलावा किस यूनिवर्सिटी के लिए बात करें, किस विश्वविद्यालय की बात कर रहे हो इस पर भी डिपेंड करेगा। सो परीक्षा में प्रदर्शन आपका कैसा है, परफॉर्मेंस कैसा है, ओवरऑल सभी बच्चों का भी आपका भी। आगे देखो, सीटों की उपलब्धता पर भी डिपेंड करेगा, किस कॉलेज के अंदर कितनी सीटें हैं। हाँ, सीटों की ही तो मारामारी रहती है, सीटें बहुत सीमित होती है, लिमिटेड होता है केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंदर में, और इसी का तो असल में कंपटीशन है, इसीलिए तो आपको स्कोर बढ़िया करने के लिए कहा जा रहा है। आगे देखोगे कैटेगरी वाइज ये डिपेंड करेगा कि आपका कट ऑफ क्या रहने वाला है, तो ये एग्जाम के बाद दरअसल तुरंत पता चल जाता है। तो ये सारी चीजें रिलीज हो जाएगी एनटीए के वेबसाइट पर ही। आगे देखोगे पाठ्यक्रम की लोकप्रियता के आधार पर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स को अगर बहुत सारे बच्चे पसंद करते हैं तो आने की सीटों की सीमित संख्या है, तो उतनी कम सीटों में बहुत ज्यादा बच्चे फाइट कर रहे हैं। ऐसे में जिसका स्कोर ज्यादा अच्छा होगा उसको जल्दी मौका मिल जाएगा। समझ पाए हो। आगे देखो, कह रही विश्वविद्यालयों की प्रतिष्ठा यानी कि यूनिवर्सिटी का रेपुटेशन क्या है, इस पर भी डिपेंड करेगा कि आपको कौन सी विश्वविद्यालय मिलने वाली है, उसके अंदर कौन सी कॉलेज मिलने वाली है। बात समझ गए होगे। तो यहां पर मैंने आपको पूरी की पूरी जानकारी दे दी है, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हो, कुछ समझना चाहते हो, अभी अभी आपको मन में कुछ ऐसा लग रहा है कि सर मैं जानने के लिए बड़ा उत्सुक हूं और अपना कैरियर सेट करना चाहता हूं, सीयूटी यूजी की तैयारी फोड़ना चाहता हूं, तो आप मुझे चैट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। जो भी आपके मन में डाउट है आप जरूर पूछिए, मैं उससे संबंधित एक नई वीडियो अपडेट आपको देने का हर समय प्रयासरत रहूंगा। और मैं पूरी कोशिश करता हूं कि हर बच्चा जो भारत के अंदर में कहीं पर भी बैठ करके पढ़ाई कर रहा है, अब उसे दिक्कत तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि जब मैं आपके साथ हूं, कॉमर्स वाला की पूरी टीम आपके साथ है, फिर डरने की क्या बात है। तो इन्हीं सारे विश्वास के साथ बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। जब आपसे अगली किसी वीडियो अपडेट में मिलेंगे तो हम इच्छा जाहिर करते हैं अपनी तरफ से कि आप स्कोर बेहतर करो अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में भी और सीयूटी के अंदर भी। सो आज रखते हैं इस वीडियो में अपडेट में इतना ही, फिर से मिलेंगे किसी अगली वीडियो अपडेट के साथ। जय हिंद, जय कॉमर्स।